अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी विद एहसान का चैनल। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले हम एक सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं। तो सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम बैकग्राउंड को समझेंगे और टॉपिक हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बीच में मैं बता दूंगा क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेल कंसीडर कर लेते हैं, अपना ही एक सेल कंसीडर कर लेते हैं। और उस सेल के अंदर क्या है, उस सेल के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस है। क्या है, एक न्यूक्लियस है, एक बाहर सेल है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस से बाहर, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह का कुछ है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह की, तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने क्या कहा, सबसे पहले डीएनए क्या है, एक डीएनए है। और उस डीएनए से हमने ट्रांसक्रिप्शन की, तो एक मैसेंजर आरएनए बना। क्या बना, मैसेंजर आरएनए। फिर वो मैसेंजर आरएनए क्या हुआ, उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई और ये चीज़ जो है वो बाहर आ गई। मैसेंजर आरएनए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बाहर आ गया। अब बाहर क्या थे, बाहर हमारे पास राइबोसोम्स है, फ्री भी अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, फ्री भी अवेलेबल है। और कुछ राइबोसोम्स हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ याद आ रहा है, तो मतलब कुछ राइबोसोम्स उधर है, कुछ राइबोसोम्स इधर है। उसके बाद हमने मैसेंजर आरएनए बाहर निकाला, फिर बड़ी डिटेल में इसकी ट्रांसलेशन वाला काम भी किया कि प्रोटीन बनता कैसे। ठीक है, ट्रांसलेशन हमारी एंड हो गई। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अब हमें पता है कि ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनती है और प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स चाहिए होते हैं, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा ही है। तो जो एक वैलिड क्वेश्चन ये उठता है कि वो राइबोसोम्स हमारे पास ये फ्री वाले राइबोसोम्स यूज हो रहे हैं या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम्स यूज हो रहे हैं। एक बात मतलब एक क्वेश्चन तो ये उठ रहा है ना, क्या ये वाले राइबोसोम्स यूज हो रहे हैं या ये वाले राइबोसोम्स यूज हो रहे हैं। दूसरा एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये उठता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे ये राइबोसोम जुड़ते कैसे हैं। अब ये बहुत सारे मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम मतलब किसी कॉन्सेप्ट को किसी लेवल पे पढ़ा है, किस कॉन्सेप्ट को किसी लेवल पे पढ़ा है, लेकिन पढ़े हमने ये सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन इनके दरमियान हमें एक लिंक जो है वो नहीं मिल रहा। अभी तक हमें वो लिंक नहीं पता। वो क्या है कि जब हमने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की, तो हमने एक डीएनए कंसीडर किया, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए कंसीडर किया, मैसेंजर आरएनए बाहर निकाला, प्रोटीन वगैरह बना ली, पेप्टाइड बना देते हैं। उसके बाद बुक वाले वहीं पे जाके एंड कर देते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बुक लिखे तो वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी बता दें कि किस तरह एसाइलेशन या ग्लाइकोलाइसिस या लिपिडाइलेशन, बहुत सारे जो पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस है वो होती है, तो वो बता देते हैं। वो एक टॉपिक यहाँ पे एंड कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में चले जाओ या किसी और सेल बायोलॉजी की तरफ जाते हैं तो हमें राइबोसोम्स भी पढ़ाए जाते हैं, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ाया जाता है। वो सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो हमारे पास होती है, स्मूथ और रफ। रफ इसलिए भाई उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो हमारे पास टॉपिक है, वो वहां से स्टार्ट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर सब कुछ बता देंगे। लेकिन ये जितना भी हम ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनता है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है, फिर वो प्रोटीन सेल के बाहर जाती है, पूरा एक जो है ना लिंक आ रहा होता है। हमारे पास एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो न्यूक्लियस से शुरू होता है और सेल से बाहर निकलेगा। मतलब एक चीज यहाँ से शुरू होती है, प्रोटीन बनने वाला प्रोसेस, और ये होते होते गाल्जी ऑपरेटर से होकर उसके बाद बाहर निकलेगी, जिधर भी जाएगी उसकी अपनी मर्जी। हमें ये चीज भी बता दी जाती है, हमें ये चीज भी बता दी जाती है, लेकिन इनके दरमियान एक मिसिंग लिंक है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इसके बीच छुपा हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तो हमें ये पूरे रास्ते की डायरेक्शन पता चल जाएगी कि अच्छा प्रोटीन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसके साथ ये सीन होता है। तो पढ़ा हमने वो सारा कुछ है, बस वो एक मिसिंग लिंक है। वो दो रास्तों के दरमियान एक पुल है कि जब हम वो पुल रखेंगे तो हमें वो दोनों रास्ते कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट्स आपके कनेक्ट होने वाले हैं, और उस मिसिंग लिंक का, उस पुल जो है, वो जो ब्रिज है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास राइबोसोमल। क्या नाम है, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारे पास राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन, या दूसरे लफ्जों में मैं क्या देता हूँ, इसकी एक और नाम होता है सिग्नल हाइपोथेसिस। क्या है, सिग्नल हाइपोथेसिस। तो ये दोनों हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम है, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन या फिर सिग्नल हाइपोथेसिस। तो उस चीज को हमने कंसीडर करना है, और ये चीज मैंने थोड़ी सी तुम लोगों को ओवरव्यू दे दिया कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है, ये सारा काम हो रहा होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास ये फ्री राइबोसोम्स यूज होंगे या ये हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम्स हैं वो यूज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो वो चीज हमने अभी डिस्कस करना है। तो यहीं से जहां पे हमने ट्रांसलेशन रोकी थी, हम वहीं पे वापस जाने वाले हैं। ठीक है,
कहाँ पे, जहां से हमने ट्रांसलेशन रोकी, तो मतलब हमारे पास एक पेप्टाइड जो है वो बन रहा है, एक मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आया और अभी एक पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होने वाली है। वहीं पे जाके हमने वो मिसिंग लिंक ढूंढना है। ठीक है, एक लिंक है हमारे पास किसका, इधर, और एक हमारे पास रास्ता इधर है। ये सेल बायोलॉजी वाला रास्ता है। ये भी हमें पता है कि जब पेप्टाइड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आता है, ल्यूमन के अंदर जाता है, तो उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन होती है, फिर वो गाजी अपरेटस पे जाता है, वहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं, फिर वो वेसिकल चाहे बाहर भी चले जा सकते हैं, लाइसोसोम का पार्ट भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेन का पार्ट भी हो सकते हैं, बहुत सारे उसके मुख्तलिफ काम है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा। पीछे जो सेंट्रल डॉग्मा वाला कॉन्सेप्ट है ये भी हमने पढ़ लिया है। क्या है, सेंट्रल डॉग्मा। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लेकिन वो जो बीच में वो जो ब्रिज है हमारे पास उसको हमने लिंक करना है। तो कॉन्सेप्ट को गौर से समझो, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जब ये लेक्चर के बाद तुम लोगों को कि वाह मतलब कितना इजी सा कॉन्सेप्ट अभी जहन में नहीं आ रहा था, तो वो चीज है। अब यहाँ पे देखो हम प्रॉपर अब लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो बातें करी थी वो हो गई। शुरू करेंगे हम किस चीज से, शुरू करेंगे हम ट्रांसलेशन अभी हो रही है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर आ गया हमारा मैसेंजर आरएनए। क्या है हमारा मैसेंजर आरएनए, कहां से बाहर आया, न्यूक्लियस से बाहर आया। यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए था और इससे मैसेंजर आरएनए बना और वो मैसेंजर आरएनए बाहर आ गया। क्या हुआ, बाहर आ गया। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए बाहर आ चुका है। अब इस मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम्स आके अटैच होते हैं, और याद रखना कौन से वाले राइबोसोम्स आके अटैच होंगे, जो कि साइटोसोल में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये वाले जो राइबोसोम्स है, जो कि फ्री राइबोसोम्स होते हैं साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली, अभी पता है कि दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। ठीक है, तो इनके दो लोकेशन है। तो ये जो फ्री वाले राइबोसोम्स है उनमें से एक राइबोसोम आएगा और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होता है, हमने ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में डिटेल से इस बात को डिस्कस की है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारे पास राइबोसोम अटैच हो गया। ठीक है, जैसे राइबोसोम अटैच होगा, ट्रांसलेशन वगैरह होगी, तो उस ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बिलफर्ज हमारा पेप्टाइड जो है वो बन रहा है। ऐसे पेप्टाइड बनना शुरू हो चुका है, ऐसे हमारा पेप्टाइड बन रहा है। तो इस पेप्टाइड, ये जो हमारे पास पेप्टाइड है, इसके जो पहले कुछ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे, इस तरह 7-8 हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है। मतलब ये अमीनो एसिड के तो पेप्टाइड बन रहा है ना, तो उसमें से 7-8 हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस होंगे, वो बन जाएगी एज अ आइडेंटिफायर। क्या बन जाएगी, आइडेंटिफायर बन जाएगी। अब आइडेंटिफायर किस चीज के लिए बनेगी, उस चीज को हमें समझना है। ठीक है, ये सारा काम इधर कहीं हो रहा है, ये सारा काम क्या हो रहा है, इधर कहीं हो रहा है ये सारा काम। तो अब इस फ्री राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में ये सारा काम हो रहा है। ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बना, उसमें से कुछ अमीनो एसिड जो है वो आइडेंटिफायर के तौर पर ऐड करेंगी। किस चीज के लिए ऐड करेंगी, एक प्रोटीन होती है, क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रही होती है, मतलब यहाँ पे फ्रीली मूव कर रही होती है एक प्रोटीन। उस प्रोटीन को बोलते हैं, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन से पहले इसका नाम देखो। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आइडेंटिफायर के तौर पर काम करेगी कुछ अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस। किस, ये जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है, ये जो पेप्टाइड अभी ट्रांसलेशन के दौरान बन रही है, इसके जो कुछ हमारे पास अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं वो आइडेंटिफायर के तौर पर ऐड करेंगी, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिग्नल सीक्वेंस। क्या नाम है उसका, सिग्नल सीक्वेंस। तो सिग्नल सीक्वेंस क्या है, सिग्नल सीक्वेंस हमारे पास वो वाले सीक्वेंस होगा जो कि एज अ सिग्नल काम करेगा। किसके लिए, इस प्रोटीन के लिए, और इस प्रोटीन का नाम है सिग्नल रिकॉग्निशन, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन या पार्टिकल। ठीक है, दोनों नाम है इसके, प्रोटीन भी लिख सकते हो, उसको पार्टिकल भी लिख सकते हो। इस प्रोटीन का नाम क्या है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। इसको मैं इन शॉर्ट बोलूंगा SRP। ठीक हो गया, मतलब ये हमारे पास आइडेंटिफायर है। इधर यहाँ पे कुछ फ्रीली हमारे पास ये प्रोटीन जो थी वो मूव कर रही थी इधर, तो उस प्रोटीन का काम क्या है, उस प्रोटीन का काम है ये जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है, जो हमारे पास पेप्टाइड ट्रांसलेशन के दौरान बन रहा है, इस पॉलीपेप्टाइड को डिटेक्ट करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा। तो वो जब इसको आइडेंटिफाई करेगा तो वो यहाँ आके इस पे जुड़ जाएगी। क्या है, यहाँ पे मैं ये चीजें मिटा रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें अभी कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वो सीक्वेंस था, हमारे पास है कौन सा, सिग्नल सीक्वेंस। उस पे आके ये वाली प्रोटीन कौन सी, SRP प्रोटीन जो है वो आके इसको आइडेंटिफाई कर रही है। क्या कर रही है, इसको
आइडेंटिफाई करें। ये प्रोटीन क्या है? एसआरपी प्रोटीन है। कौन सा वाला? एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल या फिर प्रोटीन। और याद रखना इस प्रोटीन के पीछे एक दुम के तौर पर जीटीपी भी लगा है। क्या लगा हुआ है? जीटीपी भी लगा हुआ है। इस चीज को अभी यहीं पे रहने दो। ये चीज हो गई है। अब ये जो राइबोसोम्स है, ये जो हमारे पास राइबोसोम्स है, इनके साथ क्या होगा? इसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया। क्यों रिकॉग्नाइज कर लिया? क्या जरूरत है इसको रिकॉग्नाइज करने की? उसको अभी देखो। यहाँ पे मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है उसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन है, ल्यूमन के जो बाहर मेम्ब्रेन होती है सरफेस के तौर पर, वहां पे ये मेम्ब्रेन है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके इनसाइड हमारे पास क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन है, याद रखना। ठीक है, ये उसके एक मेम्ब्रेन है और ये फिर ल्यूमन है, इधर एक और मेम्ब्रेन इस तरफ की होगी, ये वाला पार्ट होगा। तो ये जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है। क्या होता है हमारे पास इस मेम्ब्रेन के ऊपर? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस है, यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है। उस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? उस रिसेप्टर को हम बोलेंगे सिग्नल, क्या बोलेंगे? सिग्नल रिकॉग्निशन, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन रिसेप्टर। ठीक है, उसी से नाम सारे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन रिसेप्टर, या फिर इसको बोलेंगे एसआरपीआर। ठीक है, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन रिसेप्टर। इसके साथ भी जीटीपी जुड़ा हुआ है। इसके साथ भी क्या है? जीटीपी हमारे पास जुड़ा हुआ है। अब जिन लोगों ने ये लेक्चर प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे जीटीपी अगर जुड़ा हो तो ये कहाँ पे काम आने वाला है। लेकिन जिनको नहीं है तो उनको हम बताएंगे। तो यहाँ पे जीटीपी जुड़ा हुआ है। इस चीज को भी देख लिया हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये जो यहाँ पे क्या जुड़ गया? एसआरपी इसके साथ जुड़ गया। जो सिग्नल के साथ हमारे पास एसआरपी जुड़ गया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो जितना भी हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बना हुआ था, यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। जब थोड़ी देर के लिए रुकेगी तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसआरपी है ना। इस चीज और इस चीज के दरमियान, ये जो एसआरपी रिसेप्टर है, इनके दरमियान बहुत ज्यादा अफिनिटी है। मतलब ये जो एसआरपी है, ये जो सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन है, ये आगे जुड़ने वाला है इस एसआरपी रिसेप्टर के साथ, क्योंकि यही तो इसको रिसीव करेगा। एसआरपी को कौन रिसीव करेगा? ये रिसेप्टर। ये रिसेप्टर कहाँ है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो ये वाला आके इसके ऊपर जुड़ जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, जोड़ूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये इसके साथ जुड़ गया। क्या चीज जुड़ी इसके साथ? इसके साथ हमारे पास जुड़ा एसआरपी। उसके ऊपर क्या थे हमारे पास? कुछ पॉलीपेप्टाइड से क्या थे? कुछ पॉलीपेप्टाइड्स बने हुए थे। बाकी उसी तरह का मैसेंजर आरएनए तो राइबोसोम से क्या थे? मैसेंजर आरएनए था और राइबोसोम से। ये चीज आ गई। जब ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके ऊपर भी जीटीपी है। इसके ऊपर भी क्या है? जीटीपी। इसके ऊपर भी क्या है? इसके ऊपर भी जीटीपी है। इन दोनों के ऊपर जीटीपी है। ये दोनों जीटीपी क्या करेंगे? हमारे पास ये कुछ प्रोटीन्स आप लोगों को दिख रहे होंगे जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। इसको चैनल प्रोटीन्स बोलते हैं और इसका एक प्रॉपर नाम है जिसका नाम है ट्रांसलोकॉन्स। क्या नाम है? ट्रांसलोकॉन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रांसलोकॉन। चैनल प्रोटीन है, मतलब ये चैनल के तौर पर ऐड करेगा, मेम्ब्रेन के ऊपर है। ये ट्रांसलोकॉन जो है ये अभी क्लोज्ड हुआ होता है। क्या हुआ होता है? क्लोज्ड हुआ होता है, मतलब ये बंद है। तो जब ये जीटीपी और ये जीटीपी ये दोनों कन्वर्ट होंगे जीडीपी में, किसमें? जीडीपी में, और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा इसका भी और इसका भी। तो जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो इससे क्या आएगी? इससे एनर्जी आएगी। वो एनर्जी यूज होगी इन ट्रांसलोकॉन्स को ओपन करने में। किस क्या करने में? ओपन करने में। तो ये जो जीटीपी है और ये जो जीटीपी है, ये दोनों टूटेंगे इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी प्लस क्या? इनऑर्गेनिक फास्फेट। और जो एनर्जी है वो एनर्जी इस ट्रांसलोकॉन्स को ओपन करेगी। तो जब ये ओपन हो जाएंगे, मैं इनको अभी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ ट्रांसलोकॉन्स को। तो अब ये ओपन हो गए यहाँ से ऐसे। एक ट्रांसलोकॉन यहाँ से ओपन हो गया ऐसे, एक ट्रांसलोकॉन यहाँ से हो गया ओपन ऐसे। ठीक है, जब ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ट्रांसलोकॉन अभी क्या है? हमारे पास ओपन है। ये चीज रिलीज हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सिग्नल, कौन से वाले? ये जो सिग्नल सीक्वेंस था, इस सिग्नल सीक्वेंस को उठा के ले आएंगे हम इधर। ये सिग्नल सीक्वेंस को उठा के हमें अंदर लाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस आ गया ऐसे, ये सिग्नल सीक्वेंस आ गया। उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो ट्रांसलेशन मशीनरी है, ये जो राइबोसोम वाला सिस्टम है, वो इस क्या ट्रांसलोकन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज भी रिलीज हो जाएगी, एसआरपी जो है।
ठीक है, और ये हमारे पास अनअटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे सारा काम ट्रांसलेशन का ही होगा, ट्रांसलेशन यहाँ से कंटिन्यू होने वाली है, लेकिन कैसे होगी कि वो जो राइबोसोम से वो भी यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएंगे, इसको दूसरा राइबोसोम भी ऐसे अटैच हो जाएगा, इसको ऐसे अटैच कर लेगा। एक राइबोसोम फिर एक मैसेंजर आरएनए थी, ये दूसरा राइबोसोम है, ठीक है, उसके दूसरा पार्ट है, और एक मैसेंजर आरएनए जो जा रहा है, और ये इस राइबोसोम से हमारे पास क्या निकल रही थी, हमारे पास ये चीज निकली हुई है, ये जो सिग्नल सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ये पहले से निकला हुआ है, ये यहाँ पे आके अटैच हुआ। उसके बाद राइबोसोम दोबारा से ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा, तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से क्या है कि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनना शुरू हो जाती है, और वो अंदर जाएगी, किसके अंदर जाएगी, ल्यूमन के अंदर आना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ पे राइबोसोम जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो जब हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम कहते हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच हुए होते हैं, तो वो क्यों अटैच हुए थे, फॉर द ट्रांसलेशन। वो राइबोसोम आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद क्या है कि वो जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो चेन अंदर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ से ग्रो कर रही है, और वो चेन जो है वो अंदर आ गई है, और ये तब तक ग्रो करेगी जब तक हमारे पास स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, यूजीए है, यू गो अवे वाला, फिर यू आर अवे, यूएए वाला है, और ये हमारे पास यू आर गोन, यूएजी, ये तीन हमारे पास क्या है, स्टॉप कोडॉन। तो जब तक मैसेंजर आरएनए पे स्टॉप कोडॉन नहीं आएगा, ये पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो ल्यूमन के अंदर ग्रो कर रही होगी। किसके अंदर ग्रो कर रही होगी, ल्यूमन के अंदर ग्रो कर रही होगी। ल्यूमन क्या है, हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनर पार्ट होता है, ये वाली जो जगह होती है, इसको कहते हैं ल्यूमन। तो इस ल्यूमन के अंदर वो ग्रो कर रही है। जब ये यूजी स्टॉप कोडॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा ना, टर्मिनेशन हो जाएगी। तो टर्मिनेशन के बाद ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बना, वो पॉलीपेप्टाइड कहाँ पे आ गई, वो पॉलीपेप्टाइड हमारे पास आ गई ल्यूमन के अंदर। किसके अंदर, ये जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है, जो अभी पेप्टाइड बनी है उस राइबोसोम से, वो ल्यूमन के अंदर पड़ी हुई है। अब ल्यूमन के अंदर होने के बाद अब देखो ट्रांसलेशन वहां से खत्म हो गया, राइबोसोम चले गए, हमारे पास मैसेंजर आरएनए भी चला गया, डिग्रेड होने के लिए चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक हमारे पास प्रोटीन है, एक एंजाइम है जिसका नाम है सिग्नल पेप्टाइडेज। क्या है, सिग्नल पेप्टाइडेज। वो जो सिग्नल पेप्टाइडेज है, पेप्टाइडेज, वो पेप्टाइडेज का नाम से पता चल रहा है कि ये पेप्टाइड को काटेगा, ये प्रोटीन को काटेगा। तो ये सिग्नल पेप्टाइड्स कहां से प्रोटीन, इस प्रोटीन को कहां से काटेगा, ये जो हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, सिग्नल सीक्वेंस है, उस सिग्नल सीक्वेंस पे हमारे पास प्रोटीन को काट देगा, पेप्टाइड को क्या कर देगा, काट देगा। अब ये वाली चीज अंदर होगी, ये जो सिग्नल सीक्वेंस है अभी हमारे किसी काम के नहीं है, तो ये बाहर जाके डिग्रेड हो जाएंगे दोबारा अमीनो एसिड्स में, और हमारे पास जो प्रॉपर प्रोटीन है वो किस चीज के अंदर आ गई, वो जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है, वो जो प्रोटीन की चेन है, वो हमारे पास अब ल्यूमन के अंदर आ गई। और ल्यूमन किस चीज का पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। तो इस तरीके से जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है, जो हमारे पास प्रोटीन है, वो ट्रांसलेशन के बाद निकल के आती है, तो मत कहाँ जाती है, ल्यूमन के अंदर जाएगी। अब ल्यूमन के बाद हमें पता है कि जब ये ल्यूमन में जाएगी, इसके अंदर इसकी होगी हमारे पास पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होंगी। मॉडिफिकेशन होने के बाद ये गोल्जी अपरेटस में जाएगा, वहाँ पे इसकी वेसिकल्स बनेगी, फिर वो वेसिकल जो है उसका बाद का सारा सीन है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो हमारे पास आ गया, इसके अंदर ल्यूमन के अंदर आ चुका है। ये चीज समझ आ गई। यहाँ पे कितने जीटीपी रिक्वायर्ड थे, 2 जीटीपी रिक्वायर्ड थे। तो एक मिसिंग लिंक था कि ये चीज अंदर, ये जो हमारे पास पेप्टाइड है और जो सेल बायोलॉजी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री है, उसके बीच में जो हमारे पास ब्रिज है वो कौन सा है, सिग्नल हाइपोथेसिस। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सिग्नल हाइपोथेसिस। ये चीज होगी सिग्नल पेप्टाइडेज की भी समझ आ गई। कोई यहाँ पे क्या काटेगा, पॉलीपेप्टाइड को काटेगा आफ्टर ट्रांसलेशन। सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है, एसआरपी क्या, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन है जो कि इसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद इसको बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के बाद ट्रांसलोकान्स खुलेंगे, ट्रांसलोकान्स खुलेंगे तो उसके बाद ये जो हमारे पास राइबोसोमल मशीनरी है, राइबोसोम्स अंदर नहीं आएगा, वो यहाँ पे सरफेस पे अटैच हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और उस अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे देखो कई तरह की ट्रांसलेशन होगी। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है ये बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बन जाएगा, रफ, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम उसके साथ कई सारे अटैच हुए होते हैं। तो ये चीज ह्यूमन के अंदर आएगी, उसके बाद इसकी होगी मॉडिफिकेशन। अब सवाल ये उठता है कि कौन से प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे और कौन से प्रोटीन जो है वो फ्री राइबोसोम बनाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखो कि हमारे पास ये तो हो गया कि राइबोसोम्स कैसे बनते हैं, राइबोसोम जो है फ्री राइबोसोम्स आके कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट पे जुड़ते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। लेकिन हम देखो सेल बायोलॉजी में देखो हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू किया, ठीक है, वहां से प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हुई, मॉडिफाई होने के बाद वो गोल्जी अपरेटस में गई,
ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा गई गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस में उसके क्या बने, वेसिकल्स बने, गोल्जी वेसिकल्स, याद आ रहा है कुछ, गोल्जी वेसिकल बने ना। अब ये गोल्जी वेसिकल इसके तीन मतलब मुकद्दर में तीन काम है। या तो ये गोल्जी वेसिकल्स जो है वो सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनाएंगी, क्या बनाएंगी, सिक्रेटरी प्रोटीन्स। सिक्रेटरी प्रोटीन्स क्या है, मतलब ऐसे प्रोटीन जिनका सेल के अंदर कोई काम नहीं होगा, इनका जो काम है वो सेल के बाहर होगा। जैसे हमारे पास स्टमक के अंदर हमारे पास सेल्स हैं, वो सेल्स हमारे पास पेप्सिन जो है वो रिलीज करते हैं, तो वो उन सेल को नहीं चाहिए होती पेप्सिन, वो पेप्सिन मैदे के ल्यूमन में, मैदे के स्टमक के बॉडी में आएंगे, वहां पे जो खुराक है उसमें पेप्सिन अपना काम करेगा, तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो जाता है। तो सिक्रेटरी प्रोटीन्स, इसी तरह एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज बनती कहाँ, कहीं पर है और जाके यूज कहीं और होनी है। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब एंजाइम्स है जिनका सेल के बाहर काम होगा, जिनका सेल के क्या होगा, बाहर काम होगा, तो उनको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन्स। तो गोल्जी वेसिकल से निकल के हमारे पास या तो सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनेंगी, या हमारे पास यही गोल्जी वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगी। किसका पार्ट बनेगी, कॉर्पोरेट होंगी मेम्ब्रेन में। अब कैसे इम्बेड, जब हमारे हम कहते हैं ना कि हम जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देख रहे थे या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो वहां पे हमने चीखा था कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है। तो वो प्रोटीन, वो चाहे वो ट्रांस मेम्ब्रेन हो, चैनल प्रोटीन हो, कैरियर प्रोटीन हो, जो भी हो, लेकिन वो मेम्ब्रेन का पार्ट होती है। तो वो प्रोटीन्स कैसे बनती है, वो भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपरेटस ये सारों से निकल के वो प्रोटीन्स बनती है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि वही गोल्जी वेसिकल जो है उसमें हमारे पास क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकते हैं, और वो लाइसोसोम का पार्ट होंगे। किसका पार्ट होंगे, लाइसोसोम्स का पार्ट होंगे। तीन चीजें समझ आ गई, या तो वो मेम्ब्रेन का पार्ट होंगी, या वो सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनेगी, या वो लाइसोसोम बनेंगे। वो क्या बनेंगे, लाइसोसोम। तो मैं ये चीजें मैंने क्यों बताई कि जब इस तरह का मतलब हमारे पास इस तरह की कोई प्रोटीन चाहिए होती है, जैसे सिक्रेटरी प्रोटीन, या हमारे पास मेम्ब्रेन की कोई प्रोटीन चाहिए, हमें लाइसोसोम्स चाहिए, तो क्या होगा कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद ट्रांसलेशन फ्री राइबोसोम्स के साथ होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो राइबोसोम मूव करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और वहां पे ये सारा सीन होगा, सिग्नल हाइपोथेसिस वाला सारा सीन होगा। जब हमें क्या हो, हमें इस तरह की प्रोटीन चाहिए हो, या इस तरह की प्रोटीन चाहिए हो, या इस तरह की कोई प्रोटीन चाहिए हो, तब वो काम होगा। अब बात दफा देखो सेल के अंदर साइटोसोलिक प्रोटीन्स भी होते हैं, मतलब वो प्रोटीन का सेल के अंदर ही काम है, या कुछ ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन्स है जिनका न्यूक्लियस के अंदर काम होता है, उनको कहीं बाहर नहीं जाना होता, उसकी मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं बनना होता, तो वो वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आना नहीं पड़ता। वो प्रोटीन्स बनेंगी डायरेक्ट फ्री राइबोसोम से। किससे बनेंगे, हमारे पास जो फ्री राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, उनसे जो प्रोटीन बनेंगे उनके क्या क्या काम हो सकते हैं, या तो वो साइटोसोलिक प्रोटीन्स हैं, क्या है हमारे पास, साइटोसोलिक प्रोटीन। साइटोसोलिक प्रोटीन्स का मतलब ऐसे प्रोटीन जिनका दोबारा से साइटोसोल में ही काम होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है उन्हीं के अंदर इसका काम होगा, वो हमारे साइटोसोलिक प्रोटीन है। जैसे कि हमारे पास इसी सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने वाली जो प्रोटीन थी वो साइटोसोल में फिर रही थी, कि बाहर से तो नहीं आई, तो वो खुद कैसे बनेगी, वो फ्री राइबोसोम्स के थ्रू बनेगी। इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस की प्रोटीन्स होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ, कि जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स है, न्यूक्लियस के अंदर भी काफी सारे प्रोटीन्स और एंजाइम हमें चाहिए होते हैं न्यूक्लियस को प्रॉपर वर्क करने के लिए, तो वो न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो है वो भी फ्री राइबोसोम्स के थ्रू बनती है, उनको गोल्जी इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाना नहीं पड़ता। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल, कौन सी, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हो गई, क्लोरोप्लास्ट वाली प्रोटीन्स हो गई, तो वो भी सेल के अंदर की बातें हैं, तो उनके लिए भी फिर फ्री राइबोसोम यूज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन या क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स के लिए तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स है वो उनके अपने ही राइबोसोम्स बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट वाले, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनके लिए वो न्यूक्लियर जीनोम को यूज करते हैं, तो वो हमारे पास कैसे, वो भी फ्री राइबोसोम्स के जरिए बनती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पेरोक्सिसोम्स है, क्या है, पेरोक्सिसोम्स है। अल्कोहल इंटेक करने के बाद या किस तरह के मतलब ये इंटेक खुराक खाने के बाद जिसमें अल्कोहल हो या कुछ भी हो, तो उसको फिर क्या करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए सेल के अंदर पेरोक्सिसोम्स होते हैं, इनका अलग से प्रॉपर लेक्चर है पेरोक्सिसोम्स क्या बला है। तो उन पेरोक्सिसोम्स के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर होती है वो प्रोटीन्स भी हमारे पास कौन बनाते हैं, फ्री राइबोसोम्स बनाते हैं। तो देखो राइबोसोम, दोनों वाले राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना रहे हैं, फ्री राइबोसोम्स वाले भी बना रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो जुड़ेंगे वो भी प्रोटीन ही बनाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर प्रोटीन हमारे पास साइटोसोलिक हो या न्यूक्लियर प्रोटीन हो, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन हो, पेरोक्सिसोम्स वगैरह हो, तो उनके लिए फ्री राइबोसोम्स यूज होंगे। अगर प्रोटीन हमने सीक्रेट करना हो, बाहर भेजना हो, क्या करना हो, सेल से बाहर भेजना हो, तो उनको थोड़ा मॉडिफाई भी करेंगे, उसको पैकेजिंग भी उसकी प्रॉपर करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि पूरा चैनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और उसके बाद
ये पूरा चैनल अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद सिक्रेटरी प्रोटीन हो सकती हैं, मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन, चाहे वो ये वाली मेम्ब्रेन हो या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो या कोई और मेम्ब्रेन हो, लेकिन मेम्ब्रेन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर होती है वो प्रोटीन क्या बनेंगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनेंगी। या इसी तरह लाइसोसोम वाली जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है लाइसोसोम्स के अंदर, वो भी किसके थ्रू बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले प्रोटीन के थ्रू बनेंगे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, किसी बुक में नहीं लिखा होता, लेकिन लिंक है जो कि लिंक करेगा सेल बायोलॉजी को सेंट्रल डॉगमा के साथ, कि सेंट्रल डॉगमा से सेल बायोलॉजी में ये सारा काम कैसे हो रहा होता है। और ये चीज़ अब समझ आ जाती है कि भाई मतलब फ्री राइबोसोम्स या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनता है, फ्री राइबोसोम तो कौन सा वाले ट्रांसलेशन में पार्ट करेंगे, किस प्रोटीन के लिए कौन से राइबोसोम रिक्वायर हो सकते हैं। सिग्नल हाइपोथेसिस के अंदर भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस है। क्या है सिग्नल सीक्वेंस, जो 7-8 पहले हमारे पास अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस होंगे, वही एज ए सिग्नल सीक्वेंस काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करने वाले प्रोटीन एसआरपी वो पता होना चाहिए। फिर उस एसआरपी को रिकॉग्नाइज करने वाला या एसआरपी को रिसीव करने वाला रिसेप्टर, एसआरपी रिसेप्टर जैसे बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है, वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे होता है। तो वो उसको रिसीव करता है। उसके बाद 2 जीटीपी जो है वो यूज होते हैं, एनर्जी यूज की जाती है, ट्रांसलोकान जो कि पहले क्लोज होते हैं उनको ओपन कर दिया जाता है, चैनल बन जाता है। चैनल जब बनेगा तो जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको अंदर पहले लाया जाता है। अंदर पहले लाने के बाद दोबारा से वो जो ट्रांसलेशन की मशीनरी है, जो राइबोसोम्स को हमने थोड़ी देर के लिए रोके रखा था, वो क्यों रुके थे, ड्यू टू एसआरपी प्रोटीन। जब तक एसआरपी प्रोटीन उसके साथ जुड़ेगा उस तक मजीद ट्रांसलेशन नहीं होगी, राइबोसोम अपना काम नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास जो रिसेप्टर था और जो हमारे पास एसआरपी प्रोटीन थी, उन्होंने अपना जीटीपी रिलीज किया, तो क्या हुआ, जीटीपी रिलीज करने के बाद वो चले गए, तो हमारे पास ट्रांसलेशन मशीनरी फ्री हो गई। तो वो उसने अपना जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसको बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो चेन डायरेक्टली किस तरफ बन रही थी, ल्यूमेन के अंदर बन रही थी। वो चेन जो है वो डायरेक्टली यहाँ से इंटर हो रही थी इस ल्यूमेन के अंदर, जिसने आगे जाके पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन में जाना है। मॉडिफिकेशन इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस किस तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिग्नल हाइपोथेसिस को उसके ऊपर काटने के लिए जब ट्रांसलेशन रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो उसके बाद उस पॉलीपेप्टाइड को सिग्नल सीक्वेंस से काटने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम। वो चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे फिनोमेना को ओवरऑल कहा जाता है प्रोटीन ट्रांसलोकेशन या फिर सिग्नल हाइपोथेसिस। और ये एक मिसिंग लिंक है जो कि पता होना चाहिए, ताकि आगे जब हम मजीद इस चीज़ को डिस्कस करेंगे या बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आप खुद ब खुद जुड़ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद कि अच्छा मतलब ट्रांसलेशन के बाद ये काम ऐसे हो सकते हैं और ये काम इस तरह, मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो राइबोसोम्स के अंदर आता कैसे है, वो चीज़ हमें पता हो। उसके बाद तो चीज़ें तो सारी बुक्स में लिखी होती है, इसके बाद इनके साथ क्या क्या होगा, लेकिन वो कैसे इंटर हुआ ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो होप्स आप लोगों को लेक्चर काफ़ी ज़्यादा समझ आ गया। तो अगर मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो या कहीं पर तुम लोगों को कोई मुश्किल पेश आ रही है तो कमेंट में पूछ लिया करो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखो और मुझे दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।